नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी की इस संस्था पे जो आप लोगों के एग्जाम की तैयारी होती है शिक्षक बनने के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, बिहार, झारखंड सभी जगहों पे जो शिक्षक भर्ती आती है उसके लिए तो हम यहाँ पे जो भी क्लास लेकर के आपके लिए उपस्थित हुए हैं, हालांकि कुछ दिन बाद 5-6 दिन बाद आप लोगों से लाइव मिल रहे हैं। जो जो भी छात्र छात्राएं जून में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जून में एग्जाम होगा। पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो उनके लिए नया बैच स्टार्ट है। और अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, साथ ही साथ फर्स्ट पेपर भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सभी लोगों को नमस्कार। हमारा प्रतिभा जी, नीरज जी, वंदना जी, गुड इवनिंग डियर, स्वागत है सभी लोगों का। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से हमारी क्लास अनलिस्टेड हो जाएगी, आपको टीचर्स एकेडमी के ऐप पर मिलेगी। तो अगर जो भी छात्र छात्राएं जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, संस्था के नंबर पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो आज जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, टॉपिक आपके सामने, उदारीकरण क्यों जरूरी है। तो हम इससे बात करेंगे उदारीकरण होता क्या है, क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, क्या लाभ होता है, ताकि क्योंकि हमारे लिए जरूरी है तो इसके लाभ क्या है तभी हमारे लिए जरूरी है, और इसकी हानियां भी होती हैं। इस सही मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, उदारीकरण की बात हम कर रहे हैं आज, अलग फॉर्म में टाइप हुआ है लगता है उदारीकरण, ठीक है। उदारीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहीं पे टॉपिक है लिबरलाइजेशन इन हिंदी में, कि उदारीकरण का क्या मतलब होता है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे उदारीकरण का जो मतलब बताया गया है वो क्या बताया गया है, साफ साफ क्लियर कह रहा है कि जो उदारीकरण होता है, उदारीकरण व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर, अनावश्यक, उदारीकरण व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंध, ऐसे प्रतिबंध, ऐसा बैन जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जब किसी चीज पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है जिससे कोई इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उन अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा करके उसे और लिबरल बनाया जाता है और उसे उदार बनाया जाता है कि प्रतिबंध नहीं रहेगा तो और आसानी रहेगी। तो ऐसी प्रक्रिया को उदारीकरण का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब उदारी इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे तो भैया कैसे समझेंगे कि कैसे प्रतिबंध हटाएंगे, कैसे फायदा होगा, इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो एक वर्ड यहां मैंने इस्तेमाल किया है, आर्थिक उदारीकरण। क्या इस्तेमाल किया है? आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो व्यापार होता है उन व्यापारों को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है। जब कोई आदमी बिजनेस करता है, व्यापार करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, व्यापार करता है, तो उस पर जो बहुत से ऐसे प्रतिबंध होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, उन अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं ना कि आर्थिक उदारीकरण। इकोनॉमिक के सेक्टर में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण होता है, निर्माण किया जा सके। अगर नियम कानून आसान रहेंगे, बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं रहेगा, तो स्वतंत्र बाजार जो होगा उसका निर्माण किया जाएगा। स्वतंत्र बाजार का मतलब ऐसा मार्केट जहां पे क्रेता विक्रेता होते हैं और अपने वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। ये होता है, इसका मतलब जो है ये बताया जा रहा है, इसको अच्छे से आगे, ठीक। लोग को एक सेकंड रुक जाइएगा। तो आए देखिए माइक बंद हो गया, क्लास बैटरी लो जाइए।
ठीक है, ये समझाइए। चलिए उधर क्लास पॉज क्यों हो गई? माइक, चलिए आवाज आ रही है आप लोग को? गुड इवनिंग ललिता जी, स्वागत है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं। तो नेटवर्क हो गया, थोड़ा सा हिल गया था, हम ही से हिल गया, पैर से तार लगा था, मार दे हिल गया तो उदारीकरण आप समझ रहे हैं ना कि जब किसी चीज पे से अनावश्यक प्रतिबंध को हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। और हमने आर्थिक उदारीकरण का एग्जाम्पल लिया है कि जब व्यापार पर से अनावश्यक प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो स्वतंत्र बाजार अच्छी तरीके से व्यवस्थित होता है, नियम कानून सरल हो जाते हैं, तो वो आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। ठीक, वो क्या कहलाता है? आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम आसान भाषा में समझें तो उदारीकरण क्या है? वह व्यवस्था है जो किसी देश द्वारा लागू की जा सकती है, जो व्यापार और निवेश को सभी के लिए खोलकर व्यापार को सभी व्यापारियों के लिए आसान व सरल बना देता है। तो सिंपल शब्दों में क्या कह रहा है? उदारीकरण क्या होती है? सिंपल शब्दों में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन क्या होता है? जो किसी देश द्वारा लागू की जा सकती, कोई भी देश लागू कर सकता है, और अपने यहाँ वो बिजनेस को यानी व्यापार को, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, कोई बाहरी आदमी हमारे यहाँ के निवेश करता है, उसके सभी के लिए खोल दिया जाता है कि भैया तुम भी आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, ठीक है। और जिससे व्यापारियों को और आसान बना दिया जाता है, आप बिजनेस और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है वंदना जी, हम वो रुक गए थे, शायद बोले ही नहीं हम, ठीक है। तो ये होता है, और इससे व्यापार में क्या होती है? वृद्धि होती है। बड़े बड़े व्यापारों को सरकार सहारा लगती है और इनके बीच में आने से बचती है। तो उदारीकरण में क्या होता है? ये चीजें होती हैं। तो एक सिंपल शब्दों में देखा, उदारीकरण क्या होता है? जब अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा करके, हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं वो उदारीकरण कहलाता है। तो आर्थिक उदारीकरण का मतलब आप समझ गए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि आर्थिक उदारीकरण का जो मतलब होता है कि व्यापार पर से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा करके उसको और अधिक क्या करना? सरल बनाना, आसान बनाना। ठीक है, तो जब व्यापार पर से बहुत से ऐसे प्रतिबंध हो हटाएंगे, कोई भी देश कर सकता है, सरल कर देगा तो बाहर से लोग निवेश करने आएंगे हमारे यहाँ कि भैया वहां पे नियम कानून बहुत आसान है, बहुत लफड़ा नहीं है। तो इससे क्या होगा? स्वतंत्र बाजार का निर्माण होगा, चीजें व्यवस्थित होंगी, व्यापारियों को फायदा होगा, देश को, सरकार को भी इनकम होगी, लोगों को भी बहुत सहूलियत मिलेगी। तो ये होता है। आर्थिक उदारीकरण का एग्जाम्पल लिया तो वही समझते हैं। आर्थिक उदारीकरण को समझते हैं क्या होता है। देखिए, आर्थिक उदारीकरण
प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, व्यापार का, बिजनेस का सरलीकरण किया जाता है। जो व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, इस आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत क्या होता है, इसका सरलीकरण जो है किया जाता है, यानी व्यापार को और आसान बनाया जाता है। ठीक है, जब व्यापार पर से तमाम प्रतिबंध हटा देंगे, हम नियम कानून सरल कर देंगे, तो व्यापार तो अपने आप आसान हो जाएगा। तो आर्थिक उदारीकरण में ही होता है। ठीक है, और जो व्यापारी होंगे, जब उन पे बहुत सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तो उनको एक स्वतंत्र माहौल मिल जाता है, एक स्वतंत्र वातावरण उनको मिल जाता है, जिससे वे बाजार कारकों के अनुसार नीतिगत फैसले कर सके और उत्पादों के दाम तय कर सके। ये होता है, तो प्रोडक्ट के दाम भी तय करते हैं, ये चीजें होने लगती है। तो आर्थिक उदारीकरण बहुत हो जाता है। इसके अंतर्गत, आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत जो सरकार होती है, अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में अपने हस्तक्षेप को कम कर देती है, कि हमने चलो उदारीकरण लिबरल कि ठीक है जाने दो, हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग समझ लो। तो आर्थिक उदारीकरण में सरकार क्या करती है, अपना हस्तक्षेप जो होता है उसको कम कर देती है, बहुत ज्यादा सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। अर्थव्यवस्था को सभी के लिए खोल दिया जाता है, और जो बाजार होते हैं, बाजार पूरी तरीके से, बाजार जो होता है पूरी तरीके से मांग और पूर्ति पर आधारित रहते हैं। मांग और पूर्ति पर, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा पूर्ति करना होता है, वैल्यू बढ़ जाती है, वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। तो आर्थिक उदारीकरण आपने क्या देखा कि उदारीकरण के अंतर्गत, आर्थिक उदारीकरण जो होता है, उदारीकरण का मतलब ये होता है कि जब जो प्रतिबंध अनावश्यक होते हैं, उन अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो उदारीकरण कहलाती है। आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि व्यापार का सरलीकरण किया जाता है। व्यापार पर जो अनावश्यक बैन होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, उसको हटाया जाता है। ठीक है, उसको हटाया जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसको सरल बनाया जाता है। इससे क्या होता है, सरकार भी उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, ये होता है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो फीचर्स होते हैं, जो विशेषताएं होते हैं लिबरलाइजेशन के, उदारीकरण के, क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यापारिक प्रतिबंधों का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, समाप्त। व्यापारिक प्रतिबंधों का उन्मूलन, तो उदारीकरण में क्या होता है, जो व्यापारिक प्रतिबंध होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। व्यापार में बहुत सारे प्रतिबंध लगे होते हैं, उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो व्यापारिक प्रतिबंध लगे होते हैं, बिजनेस पर जो बैन लगा होता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। और ऐसे नियम कानून जो अर्थव्यवस्था के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। उदारीकरण की विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि वो उसके अंतर्गत जो अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं उसको हटा दिया जाता है। व्यापार पे जो फर्जी प्रतिबंध लगे होते हैं उसको हटा देते हैं, नियम कानून को बदल देते हैं या हटा देते हैं, ऐसे नियम कानून जो कि अर्थव्यवस्था के विकास में रुकावट पैदा करता है। तो उदारीकरण की एक विशेषता ये हुई। ठीक है, उदारीकरण की एक विशेषता ये हुई। दूसरा क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा। क्या होता है, निजीकरण को बढ़ावा। अब निजीकरण को बढ़ावा देने की अगर हम बात करें तो निजीकरण को बढ़ावा कैसे देता है, चलिए देखते हैं। अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को धीरे धीरे कम किया जाता है, और निजीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, पब्लिक सेक्टर, जिसमें सरकार का कंट्रोल होता है, उसके जो उपक्रम होते हैं, जो उद्योग होते हैं, जो संस्थानों में सरकारी स्वामित्व होता है, उसको निजी क्षेत्र में क्या करते हैं, बदल देते हैं। जाहिर सी बात है उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसार जब व्यापार पर से अनावश्यक प्रतिबंध हटाते हैं, सरकार का हस्तक्षेप इसमें कम हो जाता है। नियम कानून वो हटा दिए जाते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। तो इससे सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण को बढ़ावा। जो सरकारी उद्यम होते हैं उसको, उसका निजीकरण, उसको प्राइवेट सेक्टर की ओर क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। तो उदारीकरण की एक विशेषता होती है ये।
ठीक है, ये क्या होती है उदारीकरण की, ये क्या होती है विशेषता होती है जो ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, और क्या विशेषता होती है, और एक विशेषता होती है करों में रियायत, टैक्स, टैक्स में छूट देना, करों में रियायत करना। करों में रियायत कैसे होती है, जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या करती है, करों में छूट दे देती है। टैक्स पर छूट देना, टैक्स डिडक्शन जैसी रियायतों द्वारा सरकार बाजार में व्यापार के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करती है। तो यहां पे एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि उदारीकरण की प्रक्रिया में उसकी एक जो विशेषता ये है कि इससे क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यापार में बहुत सारे टैक्स जो होते हैं उसमें छूट दी जाती है, और जब टैक्स में छूट मिलेगा उसको कम किया जाएगा तो जाहिर सी बात है व्यापार में बढ़ोतरी होगी कि भैया टैक्स ज्यादा देना नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा बिजनेस होगा वो भी और ज्यादा क्या होगा, ग्रोथ करेगा। ये भी उदारीकरण की एक विशेषता के अंतर्गत आता है। ठीक, इस चीज को अच्छे से, ये एक विशेषता है। तो एक विशेषता ये क्या हो गई कि भैया इसको ये कर देना। ठीक है, फिर लिखा है सीमा शुल्क में कटौती। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बॉर्डर पे जो टैक्स लिया जाता है, जो शुल्क फीस लिया जाता है कि आप यहाँ पे वस्तु को बेचने आ रहे हैं या हम वहां जा रहे हैं, तो बॉर्डर पे टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन मिलता जुलता है इससे। तो उस शुल्क में क्या होती है, कटौती। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब जब एक देश का दूसरे देश के साथ या एक देश का एक से अधिक देशों के साथ जब व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार आयात और निर्यात के सीमा शुल्कों में कटौती करती है। ठीक है, आयात और निर्यात, ठीक है, ये होता है। तो सरकार यहां पे क्या करती है, उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसार ये भी आता है। तो एक विशेषता ये भी आती है कि उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसार सरकार क्या करती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं, यानी एक देश का दूसरे देश या फिर कई देशों के साथ जो व्यापार होता है, उस व्यापार के दौरान जो सीमा पर, जो बॉर्डर पर शुल्क लगता है, उसको वो क्या करती है, समाप्त कर देती है। इससे क्या होता है ना, सरकार को फायदा होता है, देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। फायदा ये होता है कि जब बाहर से कोई चीज आती है हमारे यहाँ, आयात होती है, तो हम उसको आने देते हैं क्योंकि उससे नई तकनीक सीखने को मिलती है, एक फायदा ये भी हो जाता है। और जो कोई चीज हम यहाँ से निर्यात करते हैं तो हम उसकी गुणवत्ता में सुधार करते हैं कि भैया दूसरे देश में जा रहा है ये, तो इसकी क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, जो चीज आयात हुई है उसकी क्वालिटी देखी, अपनी क्वालिटी देखी। तो इसीलिए उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसार जो सीमा शुल्क होता है इसमें समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि इसमें कटौती कर दी जाती है। तो उदारीकरण की एक विशेषता आपने ये देखी कि उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसार सीमा शुल्क में कटौती की जाती है, कमी की जाती है, ताकि अगर कोई चीज आयात हो रही है हमारे यहाँ, उससे हम नई तकनीक सीखेंगे, और यहाँ से जो चीज निर्यात होकर जा रही है उसकी गुणवत्ता में और सुधार हो सके, क्योंकि वहां से जो चीज आई है इसकी क्वालिटी देखिए, और यहाँ से जो जाएगी तो उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो हमको भी फायदा मिलता है, नई तकनीक सीखते हैं। तो इसीलिए सरकार उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीमा शुल्क में कटौती भी करती है। ठीक है, याद रखिएगा, सीमा शुल्क में क्या करती है, कटौती करती है सरकार। आगे चलते हैं हम लोग, और क्या विशेषता होती है, मुक्त बाजार व्यवस्था। ठीक है, अगला क्या टॉपिक विशेषता है, मुक्त बाजार व्यवस्था। मुक्त बाजार व्यवस्था, अब इसमें क्या होता है, उदारीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त बाजार व्यवस्था का निर्माण होता है। यह होता क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तुओं की कीमत पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादक, तो जो उत्पाद होता है और जो सेवाएं होती है उसकी कीमत बाजार की मांग और पूर्ति पर निर्भर की जाती है। मांग और पूर्ति पर निर्भर की जाती है, उत्पादकों पर, सेवाओं की कीमत पर बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्भर होती है। ठीक है, तो उदारीकरण की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो उदारीकरण की एक विशेषता ये भी होती है
कि उदारीकरण के अंतर्गत ही क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है मुक्त बाजार व्यवस्था होती है। क्या होती है? मुक्त बाजार व्यवस्था इसके अंतर्गत होती है। समझ में आया? तो एक विशेषता है कि उदारीकरण के अंतर्गत ही क्या होता है, मुक्त बाजार व्यवस्था की जो है बात होती है। इसके अंतर्गत जो बाजार में वस्तुओं की जो मांग होती है, उसकी जो पूर्ति होती है, वो उसके आधार पे कीमत तय होती है। वहां पे सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, ये भी एक क्या होती है, विशेषता होती है। अब ये तो विशेषताएं देखा आपने, ये सारी विशेषताएं आपने देखी, 1 2 3 4 3 4 एक और होगा, हाँ, करो मेरी आयत 5, ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि उदारीकरण के लाभ क्या होते हैं। लिबरलाइजेशन से हमें प्रॉफिट क्या मिलता है, हमें लाभ क्या होते हैं। देखिए, जब उदारीकरण के लाभ की बात हम करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, तो सबसे पहले क्या आता है कि विदेशी सॉरी कहां जा रहा है भाई, सबसे पहले क्या होता है, विदेशी निवेश में वृद्धि। ठीक है, ये होता है। और ये होता है, तो विदेशी निवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उदारीकरण जो हमारे देश में होता है, लिबरलाइजेशन का जो दौर चल रहा है, तो उदारीकरण की व्यवस्था से, या कह सकते हैं कि उदारीकरण के अंतर्गत बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लाभ, इसे विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हो जाती है। अब कोई विदेशी कंपनी हमारा निवेश करने आएगी, कहेगी वहां पे उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, सीमा शुल्क समाप्त हो रहा है, उसमें कटौती हो रही है, करों में छूट मिल रही है, वस्तु का दाम बाजार में मांग और पूर्ति पर निर्भर हो रहा है, तो इससे अट्रैक्शन बढ़ता है और हमारे यहाँ विदेशी निवेश क्या होता है, उससे बढ़ोतरी होती है। तो ये क्या होता है, उदारीकरण से एक लाभ मिलता है। ठीक है, ये उदारीकरण से क्या होता है, एक लाभ जो है वो मिलता है। ठीक, और क्या होता है, जीडीपी विकास दर में वृद्धि। सामान्यतः उन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया है। जैसे दिया है ना, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन जैसे राष्ट्रों ने आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया को अपनाया है। आज ये सभी देश विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बिल्कुल बूम कर रहे हैं। अभी देखिए ना, बूम कर रहे हैं। अभी देखिए मोदी जी लक्षद्वीप चले गए, तो कितना तेज लक्षद्वीप को फायदा होता है। यही होती है पहचान। अपनी इमेज ऐसी बनाइए, अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत बनाइए कि मतलब अगर आपके मुंह से कोई शब्द ऐसा निकल गया जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसके कई सारे अर्थ बन जाए। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी लक्षद्वीप पे गए, और किस तरह से लक्षद्वीप वो गए, किस तरह से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ गया। कितने हजार टिकट कैंसिल कराए गए मालदीव जाने के लिए, कितने होटलों की बुकिंग कैंसिल करा करके लक्षद्वीप की तरह लोग कन्वर्ट हो गए। तो एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए मोदी जी की तरह। बस घूमने गए आराम से, लक्षद्वीप गए, वहां पे समुद्र देखा, घूमा टहला, और वहां से लौट के आए, और मालदीव का मुद्दा उठ गया, और मालदीव में देखिए फिर वहां की इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ गया। भारत के टुकड़ों पे जीता है वो, इंपैक्ट पड़ गया। कितने टिकट कैंसिल हो गए, कितने होटल बुकिंग कैंसिल हो गए मालदीव में, और लक्षद्वीप लोग जाने लगे। लोग जा जाके सेल्फियां भेजने लगे, दूसरे दिन ही सेल्फी आने लगी कि लक्षद्वीप घूमने आए हैं। तो ये ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए इंसान की। ठीक, तो यहां पे हमने आपको क्या बताया, जो लाभ बताया वो क्या बताया मैंने, लाभ हमने ये बताया कि जीडीपी के विकास में वृद्धि होती है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू मतलब देश के अंदर उत्पादन होता है, उससे बढ़ोतरी होती है। इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं आप लोग। आधुनिकीकरण, अगला क्या लाभ होता है हमें इससे, आधुनिकीकरण। क्या लाभ होता है, आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण क्या होता है, उदारीकरण की नीति अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर
यानी ग्लोबलाइजेशन की ओर मोड़ देती है। वैश्वीकरण के चलते न केवल दो राष्ट्रों के बीच व्यापारिक संबंध होते हैं, बल्कि व्यापार के आधुनिक तौर तरीकों का भी आदान प्रदान होता है। सही बात है कि जब उदारीकरण होगा तो एक देश दूसरे देश में जाके निवेश करेगा, ये यहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा, तो इससे दोनों को फायदा क्या होगा? तकनीक सीखने को मिलेगी, और जब तकनीक सीखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है आधुनिकीकरण तो होगा ही, मॉडर्नाइजेशन तो होगा ही, आधुनिकीकरण तो होगा ही। तो ये फायदा होता है किससे? उदारीकरण से। उच्च तकनीक और गुणवत्ता, ठीक है। वैश्वीकरण के इस दौर में उदारीकरण नीति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। विश्व में ऐसे देश जो साधन संपन्न होते हैं, जिनके पास बहुत सारे साधन होते हैं, वो व्यापारिक मार्गों से उच्च तकनीक भी साथ मिलाते हैं। भाई वहां से आए तो हमने उनकी टेक्नोलॉजी सीखी, और इससे क्या होता है? तकनीकी वृद्धि से क्या होता है? जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है उससे गुणवत्ता में क्या होता है? सुधार होता है। ये चीजें होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उच्च तकनीकी और गुणवत्ता में सुधार होता है। ये उदारीकरण का एक लाभ होता है। जब कोई कंपनी हमारे यहाँ आएगी, कोई निवेश करेगा, हम उसकी तकनीक सीखेंगे, तो इससे हम और मॉडर्न होंगे और आधुनिक होंगे, तो इससे हमारी गुणवत्ता में सुधार होगा। तो उदारीकरण से क्या होता है? एक फायदा ये भी होता है, इसके एक लाभ ये भी होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और क्या होता है? मंदी पर नियंत्रण। ये दिया हुआ है। उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स से छूट देती है, जिसके कारण उत्पादन की लागत कम हो जाती है। इसीलिए उत्पादों के दाम भी कम होते हैं। और इससे क्या होता है? दूसरी तरफ उदारीकरण प्रक्रिया के कारण बाजार में कंपटीशन के अवसर बढ़ने लगते हैं, और इस दौरान प्रोडक्शन के दामों में कमी आ जाती है। जब उदारीकरण की प्रक्रिया, आप खुद सोचिए, उदारीकरण के इस दौर में क्या होता है? सरकार टैक्स में कटौती करती है, छूट दे देती है। जब छूट दे देगी तो बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को और लॉन्च करेंगी, भैया टैक्स लगना नहीं है, और लॉन्च करेंगी। जब उसको लॉन्च करेंगी, बहुत सारी कंपनी आ जाएगी, तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा, और जब कंपटीशन हो जाएगा तो अपने आप वस्तुओं का दाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप मोबाइल को ले लीजिए, मोबाइल की कई सारी कंपनियां आपस में कंपटीशन है, इससे देखिए दाम कम होते रहते हैं। तुम 10,000 में दोगे, हम 9,900 में देंगे। तो ये एक उदारीकरण से क्या होता है? एक लाभ होता है, उससे एक फायदा मिलता है। ठीक है। ये भी क्या होता है? उदारीकरण से एक लाभ मिलता है। उदारीकरण से क्या होता है? एक हमें फायदा मिलता है। ठीक है। अब देखिए उदारीकरण से हानियां क्या होती हैं, नुकसान क्या होते हैं। हानियों की डिसएडवांटेज, हानियां क्या होती हैं? सबसे पहला क्या होता है? कुटीर और लघु उद्योग को नुकसान होता है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या होता है? छोटे उद्योगों पे, लघु उद्योग जिसे बोलते हैं, कुटीर उद्योग जो हाथ से बनाए जाते हैं प्रोडक्ट। उदारीकरण व्यवस्था से बड़े उद्योग और बहुराष्ट्रीय उद्योग मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, मतलब एक से अधिक देशों में उसकी ब्रांच होती है, कंपनियां होती हैं, उनका विकास हुआ। लेकिन आर्थिक तौर पर पिछड़े छोटे और लघु उद्योग बुरी तरह से क्या हुए? प्रभावित हुए। सही बात है। उदारीकरण से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। टैक्स में छूट होती है, तो एक ही प्रोडक्ट के कई सारे कंपनियां होती हैं, आपस में कंपटीशन होता है, और जिसकी वजह से दाम कम हो जाते हैं, हमको फायदा मिलता है। लेकिन इससे नुकसान भी होता है, और नुकसान ये होता है कि छोटे उद्योग, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। क्योंकि तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, तो छोटे उद्योग, लघु उद्योग उससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो ये एक नुकसान भी होता है उदारीकरण की प्रक्रिया से। एक क्या होता है? एक नुकसान भी होता है उदारीकरण की प्रक्रिया से। ठीक। कृषि क्षेत्र के अस्तित्व को खतरा। यदि भारत के आर्थिक उदारीकरण नीति की बात करें तो इससे निर्माण और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। बिल्कुल, निर्माण और सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का विकास हुआ। सर्विस सेक्टर का मतलब ऐसी चीजें जो हमको सेवा प्रदान करती है, मोबाइल से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के,
सब चीजें, ठीक, गाड़ी मोटर सब चीज सेवा दे रही है हमको। किंतु आंकड़े भी कुछ बताते हैं कि उदारीकरण प्रक्रिया के बाद कृषि क्षेत्र, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई है। नई व्यापार नीति के चलते उद्योग और कारखाने की संख्या में वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र से लोग अधिक आय के लिए बड़े बड़े शहरों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब उदारीकरण के दौर चला, उदारीकरण की बात कर रहे हैं, उदारीकरण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा नुकसान जो झेलना पड़ा वो कृषि क्षेत्र को झेलना पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्योंकि उदारीकरण के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे निवेश की, उनका तो ग्रोथ हुआ ही, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। जो लोग खेती किसानी करते थे वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर काम करने लगे और इससे खेती में दुष्प्रभाव पड़ने लगा। तो कहीं ना कहीं उदारीकरण कृषि को क्या कर रहा है, बहुत प्रभावित कर रहा है। और लोगों को ये जानना चाहिए कि कृषि बहुत जरूरी है। मशीन आपको खाना नहीं देगी जब तक खेती नहीं करोगे, ठीक है। इसी तो कृषि क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा क्या हुआ, उस पर निगेटिव इंपैक्ट जो है पड़ा, ठीक। सॉरी। फिर अगला नुकसान क्या है उदारीकरण से, पर्यावरण को नुकसान। तो आर्थिक उदारीकरण के चलते उद्योग और कारखानों में बहुत वृद्धि हुई। कारखानों में काम बढ़ा, तो काम बढ़ेगा तो प्रदूषण भी होगा ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, पोल्यूशन होगा। नए उद्योग के लिए भूमि की डिमांड बढ़ रही, जिसके कारण पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है। हानिकारक खादों का उपयोग हो रहा है, जमीन प्रदूषित हो जा रहा है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि उदारीकरण के कारण क्या होता है, पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। भाई अब सिंपल सी बात है, आप इतना पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं कि लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स। आप सभी पता है कि लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, भूमि एक सीमित संसाधन है, ठीक है। और उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जब करों में छूट होगी, सीमा शुल्क में कटौती होगी, तो कंपनियां बड़ी बड़ी खुलेंगी। और कंपनियां खोलने के लिए भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, तो पेड़ों को काटेंगे। और पेड़ों को काटेंगे तो मिट्टी पर, जमीन पर प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। और उस कंपनी से धुआं निकलेगा, और धुआं भी क्या करेगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। तो उदारीकरण के कारण ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि उदारीकरण से ये क्या होता है, बहुत बड़ी हानि होती है, ठीक। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर होती है कि इससे एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि ये भी होती है। और क्या होता है उदारीकरण से। अब उदारीकरण के प्रभाव की अगर हम बात करें तो यहां पे बताया जाता है कि इंपैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव समाज में समानता, सामाजिक न्याय, समरसता की ओर होता है। उदारीकरण का प्रभाव समाज में समानता, सामाजिक न्याय और समरसता की ओर होता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने में देश की मदद करता है। सभी को लाभ पाने का माध्यम है, ये होता है। कुछ अब क्या प्रभाव पड़ते हैं देखते हैं। कह रहा है कि उदारीकरण के माध्यम से समाज में समानता आती है, इक्वलिटी आती है, सोशल जस्टिस होता है। कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, समानता की भावना, उदारीकरण से समाज में समानता की भावना होती है, जहां लोगों को उसके व्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक आधार से ना जानकर उसके बजाय उसकी योगदान और क्षमता से मूल्यांकन करने की भावना होती है। तो यहाँ पे समानता की भावना का मतलब ये नहीं है कि उसके व्यक्तिगत आधार पर, उसके सामाजिक आधार पर, उसके धार्मिक आधार पर नहीं। उदारीकरण के माध्यम से समानता का मतलब होता है उसका योगदान क्या है उदारीकरण में, उसकी क्षमता क्या है, उसका मूल्यांकन क्या है, ये सब करना होता है। इस समानता की बात करते हैं तो उदारीकरण में ये चीज भी देखने को मिलता है। ये प्रभाव पड़ा है उदारीकरण के माध्यम से। शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में उदारीकरण के सीधे प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि उदारीकरण के माध्यम से जो एजुकेशन होता है, जो जागरूकता होता है, उसकी पहुंच बढ़ती है। समाज में सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे शिक्षा की नींव क्या होती है, मजबूत होती है। बिल्कुल, लिबरलाइजेशन उदारीकरण के माध्यम से सिर्फ हम कंपनियां ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं,
बल्कि एक देश से दूसरे शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, नई तकनीक सीखते हैं। अब हम लैपटॉप पे बैठ के गूगल, मेरा एक स्टूडेंट है, एक दिन उसने क्या किया, कमेंट किया था क्लास में, उसने कमेंट किया कि मैं अफगानिस्तान में हूँ, मैं तो डर गया। मैंने कहा आतंकवादी लोग तो नहीं, मतलब कुछ डर आ गया मन में। उसने कहा नहीं सर, मैं अफगानिस्तान से हूँ, आपकी क्लास देखता हूँ, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सोच करके मैं रूह कांप गया। हमने कहा भाई लगता कुछ गलत बोल दिया क्या, ऐसा ना हो कि अगला निशाना हमारे ऊपर ही हो जाए। तो ये चीजें होती हैं। तो उदारीकरण के माध्यम से एजुकेशन बहुत डेवलप होता है, नई तकनीक सीखे, लैपटॉप लाए, सब नेट हुआ, ईमेल फैक्स सब हुआ, तो कहाँ से बैठे कहाँ, तो बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत फायदा हुआ, जागरूकता हुई, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना हम लोग सीखे हैं ना। सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया, इंडिया के पास नहीं था, अब इंडिया के पास भी, उससे बढ़िया बनाया फिर। तो तकनीकी, शिक्षा और जागरूकता फैलती है। सामाजिक न्याय, उदारीकरण से समाज में सभी को अवसर की समान पहुंच होती है। बिल्कुल, अवसर मतलब रोजगार की समानता होती है। इससे आर्थिक विकास की गति वृद्धि होती है। भाई उदारीकरण के माध्यम से सब टैक्स छूट कर रहा है, सीमा शुल्क में कटौती कर रहा है, आपको भी स्टार्टअप योजना ला रहा है, आप भी बिजनेस करिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तो समान अवसर मिल रहा है। इससे सामाजिक न्याय बढ़ता है, सामाजिक समानता बढ़ती है। फिर सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सद्भावना का मतलब उदारीकरण से समाज में सामाजिक सद्भावना की भावना बढ़ती है। विभिन्न समुदायों को लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण और सहयोग में वृद्धि होती है, जिससे विविधता के साथ एकता की भावना पैदा होती है। बिल्कुल सही है। अब बिजनेस आदमी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, आपस में सामाजिक सद्भावना बनी रहती है, ये होता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो ये उदारीकरण के प्रभाव होते हैं। तो उदारीकरण किसे कहते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं, आर्थिक उदारीकरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। ये एक उदारीकरण से छोटा सा टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूं ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं डियर। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जून 2024 में जो